हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसए अकेडमी। आज की जो मेरी ये वीडियो है ये है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम उन लॉ स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाले हैं जिनके पास सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस एज अ सब्जेक्ट है। इस वीडियो में हम ब्रॉडली करप्शन के बारे में पढ़ेंगे, करप्शन को कंट्रोल करने वाली एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे, एंटी करप्शन लॉज के बारे में पढ़ेंगे एंड करप्शन की डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड बिकॉज हम सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते क्या हैं। देखो, हमारी सोसाइटी में काफी सारे क्राइम्स हैं और जितने भी क्राइम्स हैं वो क्रिमिनल बिहेवियर वाले लोगों की वजह से यहाँ पर जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में क्राइम्स आज से हैं, हमारी सोसाइटी में क्राइम्स डीप रूटेड हैं। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी पॉलिटिकली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली, सोशली और ज्यादा डेवलप होती जा रही है, वैसे ही ये क्राइम्स की जड़ें भी मजबूत होती जा रही हैं। हमने हमेशा से होमिसाइड, मर्डर, किडनैपिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड रॉबरी एंड व्हाट नॉट ऐसे क्राइम्स के बारे में सुना है। बट आज हम जिन क्राइम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो क्राइम्स होते हैं एंटी सोशल और वो साथ में इकोनॉमिकली भी हमें हर्ट करते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी वो कहलाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। एक रिटेल बिजनेसमैन है और उसने एक कंज्यूमर को कैश रिसिप्ट नहीं दी, जो सामान खरीदा गया उसकी कैश रिसिप्ट नहीं दी। एंड सपोज करो कि उसके पास ऐसे ही बाकी कंज्यूमर्स भी आते हैं जिन्हें वो कैश रिसिप्ट देना भूल जाता है। जिस कैश रिसिप्ट को उसने नहीं दिया, उस कैश रिसिप्ट की जगह भेजे हुए सामान का उसने डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करा। अब वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई तो वो उस सामान के टैक्स पे करने से बच गया। ऐसे ही अगर हम इस सिचुएशन को मल्टीप्लाई करें तो पूरे साल में ये शॉपकीपर जो है, अगर ये 50% कंज्यूमर्स को कैश रिसिप्ट नहीं देता है तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कंट्री को रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और जब यही सारी चीज़ें गलत इंटेंशन के साथ की जाती हैं तो वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइम बन जाती हैं। आज के हम मेजर सोशियो इकोनॉमिक क्राइम के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट इज करप्शन। करप्शन एक रीसेंट फिनोमिनन नहीं है। करप्शन एक बहुत ही ओल्ड एंड यूनिवर्सल सोशल प्रॉब्लम है और करप्शन जो है इलीगैलिटी के साथ प्रमोट किया जा रहा है, अनएथिकलिज्म के साथ प्रमोट किया जा रहा है, इनइक्विटी, इनजस्टिस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये करप्शन को प्रमोट करती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का जो बेसिक फैब्रिक है वो करप्शन की वजह से खराब होता जा रहा है। एक कॉमन मैन को दूसरे कॉमन मैन में फेथ नहीं रहता है, लेजिटिमेसी कोई मतलब की ही नहीं रह रही है, बिकॉज करप्शन जो है उसकी जड़ें मजबूत होती जा रही हैं और वो हमारे सारे के सारे लीगल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम में जंग लगाता जा रहा है। करप्शन जो है इसमें काफ़ी सारे इलीगल एक्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन, स्पीड मनी को काफ़ी ज़्यादा तरीके से यूज़ करना, जिसे फ्लेक्सिबली फॉर्म में आज के टाइम पे सभी लोग यूज़ करने लगे हैं। बेसिकली वर्ल्ड बैंक कहता है करप्शन का मतलब है जब किसी पब्लिक ऑफिस को यूज़ किया जाता है प्राइवेट प्रॉफिट के लिए। तो करप्शन बेसिकली हम लोग नॉर्मल लेमैन के लैंग्वेज में समझते हैं कि घूसखोरी। जब हम ब्राइब देते हैं किसी इंसान को, एक एंटी ऑफिशियल एक्ट करते हैं, अपने काम को जल्दी करवाने के लिए रॉन्गफुल तरीके से हम काम करवाते हैं अपने बेनिफिट के लिए, वो करप्शन के अंडर आता है। अब जो करप्शन की प्रॉब्लम है इसकी कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, पूरी सोसाइटी में इसकी कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और इम्प्रॉपर और सेल्फिश एक्सरसाइज की वजह से पब्लिक ऑफिसेज में भी करप्शन ने अपनी काफ़ी अच्छी जगह बना ली है। लोगों ने इलीगल ग्रेटिफिकेशन स्टार्ट कर दी है जिसकी वजह से हम अलग अलग फॉर्म्स देख सकते हैं करप्शन की। तो आज के टाइम पे हमारे सामने करप्शन की काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं। अब मैं आपको करप्शन के कुछ टाइप्स बताती हूँ। पहला टाइप का करप्शन होता है सिस्टमैटिक करप्शन। सिस्टमैटिक करप्शन होता है जो डेली रूटीन की डीलिंग्स होती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पे करप्ट और इलीगल प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जो है या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो पूरे सिस्टम को क्रिपल करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पे करप्शन एक रूल की तरह बन जाता है कि अगर आपको इस लेवल पे, गवर्नमेंट के इस लेवल पे या पब्लिक ऑफिस में काम करवाना है, देन यू नीड टू बी करप्ट। आपको अगर करप्ट हैं तो यहाँ पे आपका काम ईजिली हो जाएगा। द नेक्स्ट काइंड ऑफ करप्शन इज इंडिविजुअल करप्शन। इंडिविजुअल करप्शन जो होता है इसे हम स्पोरेडिक करप्शन भी बोलते हैं। इसको इकोनॉमी पे इसका इतना ज़्यादा खतरा नहीं है जितना सिस्टमैटिक करप्शन का है, क्योंकि ये इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे मॉरल्स के ऊपर है, इसीलिए लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, बिकॉज इट इज़ ओकेजनल इन नेचर। ये कभी कभी होता है एंड रेयरली अकर करता है, जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स ही एक दूसरे के साथ करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ करप्शन इज ग्रैंड करप्शन। ग्रैंड करप्शन को हम हाई लेवल करप्शन भी बोलते हैं। ये पॉलिटिकल फॉर्म का करप्शन होता है जिसमें जनरली पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ये फॉर्म ऑफ जो करप्शन है ये पावर, स्टेटस, ऑफिस या वेल्थ मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें लीगल बेस को और वीक कर दिया जाता है
और पॉलिटिकल सिस्टम अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए, अपने रूलर्स को उनकी गद्दी पे बिठाए रखने के लिए लीगल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम को अब्यूज करते हैं और करप्शन को प्रमोट करते हैं। द नेक्स्ट काइंड एंड द लास्ट काइंड ऑफ करप्शन इज पेटी करप्शन। पेटी करप्शन मतलब स्मॉल स्केल करप्शन होता है। ये जनरली हमें देखने को मिलता है क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर बहुत ज़्यादा फेमस है। ये ग्रैंड करप्शन से बहुत डिफरेंट है क्योंकि ये तरीके का जो करप्शन होता है ये लो लेवल पे होता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट ऑफिशियल्स की जो डीलिंग्स होती हैं, जो उनकी डेली डीलिंग्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं हमें उसमें देखने को मिलता है। इसे सप्लाई साइड करप्शन भी बोलते हैं, डिमांड साइड करप्शन भी बोलते हैं, एक्टिव एंड पैसिव करप्शंस के नाम भी हम इस करप्शन के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये वाला जो करप्शन होता है ये हम उन सर्विस ऑफिशियल्स को करते हुए देखते हैं जो स्टेट के एजेंट्स होते हैं, जो पब्लिक के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं और वो स्टेट के बिहाफ पे काम करते हैं और पब्लिक से काम लेते हैं, तो उसके बेसिस पे वो वहाँ पे पैसा खाते हैं और ये करप्शन वहाँ एग्जिस्ट करता है। तो इंडिया में करप्शन एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ये सबकी होप है, बट इस होप को हमें और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ऐसी एजेंसीज चाहिए और कुछ ऐसे रूल्स चाहिए, लॉज चाहिए, जिसकी वजह से लोग डरें और फिर करप्शन को करना छोड़ें। अगर हम देखें तो करप्शन इंडिया में राइट फ्रॉम 1947 स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे एक जीप स्कैम हुआ था और उसके बाद से करप्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना बढ़ता गया है कि हमने इतने ज़्यादा मल्टी करोड़ों स्कैम्स देख लिए हैं कि उसमें सबसे फेमस है हवाला स्कैंडल, बोफोर्स, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, कोल एलोकेशन, और इसमें हमारे इतने बड़े बड़े लीडर्स फंसे हुए हैं। एक्सपर्ट्स के दौरान, एक्सपर्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिकली इलिटरेसी की वजह से, बैकवर्ड होने की वजह से काफ़ी सारे लोग इन करप्शन की प्रैक्टिसेस में फंसते जा रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी की और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा करप्ट कर रहे हैं, उन्हें अब्यूज़ कर रहे हैं। और इनका प्राइमरी रीज़न सिर्फ यही है कि ये सेल्फिश नेचर के हैं, ये अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं और इनकी ऑडेसिटी सिर्फ यही है कि हम ह्यूज एफर्ट्स लगाए बिना काफ़ी बड़े एक्सटेंट तक पहुंच जाएं, जिसकी वजह से ये लेवल बहुत इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो फाइनली जब देखा गया कि नहीं, एक लेवल इंक्रीज़ हो रहा है और अब बात हाथ से निकलती जा रही है, तो सनातनम कमेटी बैठी। सनातनम कमेटी जो है उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही था कि वो इस पूरी चीज़ को जज करना चाहते थे। वो ये देखना चाहते थे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो करप्शन करने में इंटरेस्टेड हैं, जो कैपेबल हैं करप्शन करने के। वो ये कैपेसिटी और विलिंगनेस देखना चाहते थे। और जब वो देखा तो इंडियन सोसाइटी में जो बड़े, इवन काफ़ी ज़्यादा तादाद के जो लोग थे वो करप्शन करने में इंटरेस्टेड थे। वो इस क्राइम की वजह से काफ़ी वायलेंस को भी प्रमोट करने में इंटरेस्टेड थे। ये फाउंडेशन और ये सर्चेज निकाली गई सनातनम कमेटी से। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया ये देखने के ऊपर कि ऑलमोस्ट जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं हमारे, क्या वो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी और अपनी पब्लिक पावर को मिसअप्रोप्रिएटली यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। 1962 में ये कमेटी बनाई थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। के सनातनम जो है इसके चेयरमैन थे और उन्होंने रिपोर्ट दी 1964 में, जिसमें उन्होंने कुछ सजेशंस दिए, कुछ मैकेनिज्म्स हमारे सामने दिए, जिसके बेसिस पे अगर हम डील करना चाहते हैं तो हमें करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स को यहाँ से कैसे हटाना है। उन्होंने ये बोला कि एडवांस कंट्रीज़ में भी इसी तरीके से ये सिस्टम यूज़ होता है, क्योंकि करप्शन जो है एक मेजर सोर्स बनता जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हमारी सोसाइटी में होते हैं। सनातनम कमेटी को बोला जाता है द मदर ऑफ एंटी करप्शन एजेंसीज, क्योंकि हमारी बड़ी बड़ी एजेंसीज जैसे CVC, CBI, ED, ऐसी एजेंसीज का जन्म सनातनम कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ही हुआ था। तो इसी वजह से सनातनम कमेटी की बहुत मेजर सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। अब इसके बाद हमारी सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, एडुकेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिक मेजर्स को और अच्छे तरीके से एक्शन में लाने के लिए कुछ एंटी करप्शन मेजर्स एंड लॉज का इंट्रोडक्शन किया गया। करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है और उन्हें जीरो पे लाना है तो लीगल फ्रेमवर्क अच्छा होना, एक स्ट्रिक्ट लॉ बनना, कुछ ऐसे लॉज बनने जो डायरेक्टली करप्शन के ऑफेंस के ऊपर अटैक करें और लोगों को बोलें दैट वी आर ट्रांसपेरेंट, हम देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। स्कोप को और वाइडन किया जाए, तब अथॉरिटीज़ को ये पता चलेगा कि करप्ट करते हुए अगर हम करप्शन करते हैं, अगर हम करप्ट हैं तो हम पकड़े जा सकते हैं। ये डर उनके मन में बिठाने के लिए काफ़ी सारे एंटी करप्शन लॉज को इंट्रोड्यूस कराया गया।
अब ये जो एंटी करप्शन मेजर्स और लॉज हमारे सामने आए, इसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो सनातनम कमेटी का था 1962 में जो फॉर्म हुई थी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए जो लॉज पास किए गए वो लॉज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इंडिया जो है एक सिग्नेटरी यूएन कन्वेंशन में एक मेंशन्ड मेंबर है, और वहाँ पे सिंस 2005 इंडिया ने ये मतलब ठान लिया था कि मुझे करप्शन के खिलाफ लड़ना है। ये जो कन्वेंशन थी, इस कन्वेंशन ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करी करप्शन को लेकर के। इन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाई, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो थी वो नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रैटेजी आई थी 2010 में। उसके साथ ही रिकमेंडेशन के साथ ये एजेंसी बनाई गई थी, जिसमें जितनी भी पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, जुडिशरी है, मीडिया है, सिटीजन्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, सोसाइटी है, सबको कवर किया गया ताकि करप्शन को मिटाया जा सके। पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं इंडिया में, उन्हें भी पीनलाइज करने के लिए लॉज सामने लाए गए, और उनके लिए सबसे पहला जो लॉ लाया गया था वो था इंडियन पीनल कोड 1860 का। उसके बाद आया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, देन बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988, इसमें प्रोहिबिट किया गया बेनामी ट्रांजैक्शंस को। देन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002, इसमें पब्लिक सर्वेंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में पीनलाइज किया गया। अब इसके साथ साथ हमें बहुत मेजर तरीके से पढ़ना है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के बारे में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने सारे एक्ट्स अब इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको जो 12.5 में लॉन्ग मार्क का क्वेश्चन आता है, या फिर जो अभी के सिनेरियो के हिसाब से 25 मार्कर्स आ रहे हैं, उसमें आप लोगों को करप्शन एक्ट 1988 वाला ही पूछा जाता है। और अगर ना भी पूछा जाए तो जब आपको करप्शन की डायमेंशंस पूछे जाएंगे, उसके लॉज पूछे जाएंगे, देन यू हैव टू मेंशन दिस एक्ट देयर। अब इसके साथ साथ हमारे पास कुछ डेवलपमेंट्स हुई, जिन डेवलपमेंट्स में पार्लियामेंट ने कुछ लॉज पास किए। उसमें था लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2016, द ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, विसल ब्लोअर्स एंड प्रोटेक्शन बिल वो 2015 का था। ये अभी प्रेसिडेंट की एसेट के लिए पेंडिंग है। अब देखते हैं कि इसके साथ साथ कैसे और बढ़ोतरी होती है हमारे एंटी करप्शन लॉज में। अब इसके पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का क्या स्कोप है, ये एक्ट क्यों बनाया गया था। ये जो लेजिस्लेशन निकाली गई, कहीं ना कहीं ये देखा गया था कि ये लेजिस्लेशन थोड़ी सी इनसफिशिएंट थी, ये कंट्रोल नहीं कर पाई ब्राइबरी को, और करप्शन को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं की गई। इस लेजिस्लेशन को स्ट्रॉन्ग किया गया और बाद में इसमें अमेंडमेंट्स भी की गई। इससे पहले भी हमारे पास एक एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमियां थी और उन कमियों को हमने इम्प्रूव करा था 1988 वाले एक्ट में। इसका मेजर मोटिव ये था कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको इस स्कोप के अंडर लाया जा सके, और पब्लिक सर्वेंट्स को कैसे कवर करना है ये देखा जा सके कि अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक ड्यूटी करने टाइम अगर ऐसी कोई करप्ट एक्टिविटी करता है तो उनके ऊपर क्या लॉज इम्पोज किए जा सकते हैं, और इस चीज़ को कैसे इरेडिकेट किया जा सकता है। बिकॉज पब्लिक सर्वेंट्स ही तो हैं जो बेसिक नींव हैं। अगर पब्लिक सर्वेंट हमारे देश की फाउंडेशन होने के बावजूद ऐसे एक्ट्स करेंगे तो जो देश है, जो जनता उनके पास जाती है, वो इन्हीं चीज़ों को और प्रमोट करेगी। इसके लिए एक केस लॉ था हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट, एलके अडवाणी वर्सेस सीबीआई 1997 का ये केस लॉ था। इसी के बेसिस पे ये सारी की सारी पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड बात की गई, और इसी के बेसिस पे ये करप्शन एक्ट जो 1988 का था, इसका मेजर रीजन ही ये था कि यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की कवरेज को बहुत बढ़ाया गया। सेक्शन 2C के अंडर पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई, पब्लिक ड्यूटी बताई गई, सारे केसेस किन किन ऐसे केसेस में पब्लिक सर्वेंट्स को कवर किया जाएगा वो बताया गया कि पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो लोगों से अलग नहीं हैं। किसी भी तरीके से पब्लिक सर्वेंट्स अपने आप को सरकार का कर्ता धर्ता ना समझें। इस एक्ट में 31 सेक्शंस थे, 5 चैप्टर्स थे, जिसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया फर्स्ट चैप्टर पे, जिसमें पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया, और उसके बाद थर्ड चैप्टर में बताए गए ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ के बारे में, जिसमें पब्लिक सर्वेंट्स को कवर किया गया और ये बताया गया कि इनफैक्ट कोई भी पर्सन या पब्लिक पर्सन अगर ऐसा कोई काम करता है तो किस तरीके से उनको पनिशमेंट दी जाएगी। अभी मैं आपको उन सभी पनिशमेंट्स के बारे में भी बताऊंगी। अब इसमें हम मेजर केस लॉज के हिसाब से पढ़ेंगे कि कैसे मेजर केस लॉज में पब्लिक सर्वेंट्स को इंक्लूड किया गया। पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट 1998 का ये केस लॉ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई मेंबर है पार्लियामेंट का और वो पार्लियामेंट में एक ऑफिस होल्ड करता है तो उसको अपनी ड्यूटीज और सारी अथॉरिटीज जो हैं वो उसे परफॉर्म करनी है, और वो पब्लिक ड्यूटीज के अंडर आता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है और वो भी इसके अंडर ही काउंट किया जाएगा। द नेक्स्ट थिंग विच वाज सेड इन एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही बोल दिया था 1979 में ही कि एक मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं। वो पब्लिक सर्वेंट के एम्बिट के अंदर ही आएंगे क्योंकि वो जो सैलरी होती है उन्हें वो गवर्नमेंट फंड
से ही मिलती है। तो जब उन्हें गवर्नमेंट फंड से सैलरी मिल रही है, इसका मतलब ये है कि वो पब्लिक एम्बिट के अंदर आते हैं और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेंगे। इन द वेरी नेक्स्ट केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश गोपाला राव ऑफ 2008, इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए ये बोला गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या चेयरमैन है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, या कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर रेलवे एम्प्लॉय है, या नेशनल बैंक का कोई पर्सन है, या कोई रिप्रेजेंटेटिव है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है, कोई भी पर्सन है, वो इस तरीके से पब्लिक सर्वेंट के एम्बिट के अंदर फॉल करेगा। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस जयललिता एंड अदर्स का केस था 2017 का। 14 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने ये 21 साल पुराना केस खत्म करा, जिस केस में करप्शन एक्ट के तहत जो जयललिता जी हैं उन्हें मेन एक्यूज्ड बताया गया था। ये केस फाइल किया गया था सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा। उन्होंने ये बोला गया था कि जो जयललिता हैं वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी थी उस टाइम पर, तो वो मेन एक्यूज्ड हैं, उनके साथ काफ़ी सारे लोग मिले हुए हैं और वो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करती हैं। उनके पास अराउंड 50 बैंक अकाउंट्स हैं, 32 फर्म्स हैं जिनके बेसिस पर वो ऐसी एक्टिविटीज़ चलाती हैं जिनमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है, और वो बिजनेस एक्टिविटीज़ जो की जाती हैं वो बेसिकली करप्ट तरीके से की जाती हैं। ये बोला गया था, ये प्रूव किया गया था कि 66 करोड़ 65,20,000 एंड 395 रुपीज़ की करप्ट राशि वहाँ से मौजूद प्राप्त की गई थी, और ये मेजर जो सोर्स ऑफ इनकम था ये सारा करप्ट था। इसका डिसीजन बहुत टाइम से पेंडिंग था। 18 साल जब ये हो गए थे, ट्रायल कोर्ट इसको जजमेंट डिलीवर कर रहा था, जब ट्रायल कोर्ट ने भी ये बात बोली थी कि ऑलरेडी कोर्ट जो है वो बहुत लॉन्ग आर्म्स में फंस चुका है, इस जजमेंट को देते देते अब स्पीडीली डिस्पोज करना है हमें इस केस को, फास्ट ट्रैक डिसीजन चाहिए, और गवर्नमेंट की डिमांड्स भी आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो उस टाइम पे जस्टिस अमितावा रॉय ने ये बोला था कि हमारी सोसाइटी की डीप रूट्स जो लाए करती हैं वो हमारी सोसाइटी की इन सोशल एंटिटीज़ के हाथ में है। ये जो लोग चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स का दर्जा जिन्हें दिया जाता है वो बेसिक रूट्स हैं, इसीलिए जो करप्शन है वो इन रूट्स से एटलीस्ट निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन है। उन्होंने ये बोला था कि ये एक सेल्फ सेविंग कंडक्ट है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को हमने जो दर्जा दिया हुआ है, उन्हें हम जिस लॉ से आंक रहे हैं वो लॉ पब्लिक इंडिविजुअल्स के लिए, पब्लिक ऑफिसर्स के लिए सेम रहेगा। पब्लिक ऑफिसर्स को हम ऊंचा दर्जा नहीं देंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ दीज एंटी करप्शन लॉज। अब यहाँ पे ये प्रिज्यूम किया गया था कि जो भी लोग हैं जो मैंने आपको इन केसेस के थ्रू बताए हैं वो पब्लिक ऑफिशियल्स के एम्बिट के अंदर ही आते हैं। बट अब इन लॉज को और अच्छे से वर्क में लाने के लिए, जब इन लॉज को ये देखा गया कि इनको फॉलो बहुत अच्छे से करवाना है, तो उसके लिए हमें कुछ चाहिए थी एंटी करप्शन एजेंसीज। अब उन एंटी करप्शन एजेंसीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे CBI, CVC, CID, CAG, लोकपाल एंड लोकायुक्ता, CIC एंड RTI, प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर्स। वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ मोटे मोटे तरीके से 3 एजेंसीज को ही कवर कर रहे हैं, बट मैं आपको बाकी एजेंसीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगी, बिकॉज अदर एजेंसीज में आपको इन्हीं एजेंसीज को मेंशन करना है। तो एंटी करप्शन एजेंसीज जो हैं, एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। जब वीडियो अच्छे से समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, आप लोग एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज दिस इज़ वेरी मेन थिंग, इसी की वजह से आपको नोटिफिकेशंस आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो करप्शन करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उन्हें करप्शन करते हुए देखते हैं, जिन्हें हम वॉच डॉग्स कह सकते हैं। और वॉच डॉग बनने के बाद जब वो ये देख लेते हैं कि करप्शन हो रहा है, प्रोफेशनल तरीके से वो इन्फॉर्म करते हैं, वो बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ करप्शन हो रहा है, वो होते हैं विसल ब्लोअर्स। विसल ब्लोअर्स इन्वेस्टिगेट भी करते हैं इंडिपेंडेंट लेवल पर, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजेंसी के भी पार्ट हो सकते हैं जिसके बेसिस पे वो सामने लाते हैं। और ऐसी ही एजेंसीज में जिसमें हमने लोगों को विसल ब्लोअर्स बनाया, वॉच डॉग्स बनाया और एक्शन लेने की पावर भी दी, ऐसी एजेंसी में सबसे पहली एजेंसी है हमारी CBI। CBI जो है इट मीन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत मेजर इन्वेस्टिगेटिंग पॉलिसी होल्ड करती है हमारी इंडिया के लिए, मेजर फोर्स प्ले करती है ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका पब्लिक लाइफ में, लोगों की हेल्थ, नेशनल इकोनॉमी में, ये देखने में इनका काफ़ी मेन हाथ है। CBI जो है इसका ओरिजिन हुआ था स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट से, जो 1941
1991 में सेटअप की गई थी इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा। इनका बेसिक फंक्शन यही होता था कि जो ब्राइबरी और करप्शन की ट्रांजैक्शंस होती थी ये उनसे डील करते थे। उसके बाद दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट आया था 1947 का, और उस एक्ट के अकॉर्डिंगली सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन की सारी पावर्स दे दी गई थी। सीबीआई को कंट्रोल करता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो मिनिस्ट्री देखती है, पब्लिक ग्रीवेंसेस की मिनिस्ट्री देखती है, यूनियन गवर्नमेंट देखती है, यूनियन मिनिस्टर्स देखते हैं, रिपोर्ट्स फाइल होती हैं और वो रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर के पास फाइल होती हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि सीबीआई क्या क्या वर्क कर रही है। इसमें बेसिकली 5 मिनिस्ट्रीज हैं जिस पे ये डिपेंडेंट हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ऑफिसर्स, द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री एंड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो सारे एंटी करप्शन केसेस के लिए हैंडल करती थी, जो ये देखती थी कि हमें एंटी करप्शन लॉज को कैसे और अच्छे से इम्प्रूव करना है। अब ये जो सीबीआई है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर माना जाता है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इस एक्ट के अंदर सेक्शन 3 में इन्हें पावर्स दी गई हैं, ड्यूटीज दी गई हैं, प्रिविलेजेस दी गई हैं, जिनके अकॉर्डिंगली इनकी कुछ लाइबिलिटीज बनती हैं, इन्हें इन्वेस्टिगेट करना होता है। कुछ पर्टिकुलर जगहें होती हैं जहाँ पे इनके पास स्पेशल पावर्स दी गई हैं। इनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली इन्हें मिलती है। ये स्पेशल पुलिस कहलाई जाती है। तो इसीलिए जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था हमारा 1973 का, उन्होंने ये बोला था कि एफर्ट डुप्लीकेट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी स्पेशल पुलिस जो स्टेट की पुलिस है वो भी काम कर रही है और स्पेशल पुलिस भी काम कर रही है, डुप्लीकेसी ना हो, किसी को दिक्कत ना आए। इसीलिए ये बोला गया कि जिस भी केस में ऐसा लगेगा दैट वी नीड टू हैव कंसर्न ऑफ सीबीआई, हमें स्पेशल पुलिस की ज़रूरत है, उस जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि अब स्पेशल पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और स्पेशल पुलिस एट टाइम स्टेट पुलिस को असिस्ट कर सकती है, मदद कर सकती है। इनके जो चेयरमैन होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है लोकसभा के जो लीडर्स होते हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स होते हैं उनके द्वारा, और उसके बाद जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो लोग मिल करके ये डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि सीबीआई की जो फंक्शनिंग है, यहाँ के जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये कैसी चल रही हैं और कैसी क्या क्या खराबी है इनमें, ये सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं। अब यहाँ पे सीबीआई का मेन काम जो हम देखते हैं वो है डिसिप्लिन मेंटेन करना, इन्वेस्टिगेट करना। सुपरिटेंडेंस सबसे मेजर काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसी हो रही है, उसमें ये ध्यान रखना कि प्रॉपरली सारी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसमें मेजर डिविजन्स हैं इनके कुछ, जो अलग अलग डिविजन्स अलग अलग लेवल पे काम करता है। जैसे एंटी करप्शन डिवीजन है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन है, स्पेशल क्राइम्स डिवीजन है, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है एंड लीगल डिवीजन है। इन सब डिविजन्स के अपने अलग अलग काम है। सब जो केसेस हैंडल करते हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स के केसेस हैंडल करते हैं, जिसमें कोई भी पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व होता है किसी करप्शन के केस में, जिसमें कोई पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट होता है जिस प्रोजेक्ट में करप्शन के केसेस सामने आते हैं, या जो केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर कोई ब्रीच हुआ है या पासपोर्ट फ्रॉड हुआ है, या फिर कोई ऐसे केसेस हैं जो हाई सीज पर हुए हैं, या फिर कोई क्राइम एयरलाइंस में हुआ है, या सीरियस ऑफेंस है चीटिंग और फ्रॉड का जो रेलवे टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में हुआ है। यहाँ पे जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं इनके केस में इन्वेस्टिगेट करती है सीबीआई। अब इन्हें टेक्निकल डिवीजन भी चाहिए होता है, बट ऑब्वियसली क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब इनकम टैक्स की बात आती है या रेलवे और पोस्टल अकाउंट्स की बात आती है, उस टाइम पे इन्हें एग्जामिनेट करने के लिए सारी चीज़ों को टेक्निकल डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। स्टैटिस्टिक्स डिवीजन की इन्हें ज़रूरत पड़ती है ताकि ये इंडिया का पूरा स्टैटिस्टिक्स बना सकें कि कितने क्राइम कहाँ हो रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, रिकवरी कितनी हो रही है, कलेक्शन कितनी है, एंड किस तरीके से प्रिपेरेशन हो रही हैं और रिपोर्ट्स कैसे सबमिट करनी है। रिसर्च डिवीजन भी होती है इनकी, क्योंकि रिसर्च डिवीजन ये देखती है कि हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करने हैं, कितनी इफेक्टिवनेस हो रही है हमारे काम की इन्वेस्टिगेशन में और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए होगी, फंक्शन कैसे करना है हमें, ये सारी चीज़ें देखती है। लीगल डिवीजन जो है वो ये देखती है कि जुडिशियल डिसीजन इस केस में कैसा लिया जाएगा, क्या एंटी करप्ट डिवीजन यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अमेंडमेंट क्या होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर लॉ में, और किस तरीके से हमें बाकी लॉज के साथ कोऑर्डिनेट करना है। अब यही हम देखते हैं कि सीबीआई हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीबीआई का कितना बड़ा रोल है। बट कहीं ना कहीं कुछ केसेस के दौरान ये देखा गया कि सीबीआई थोड़ी सी पीछे रह गई और थोड़े से काम सीबीआई अच्छे से नहीं कर पाई, जैसे इन केसेस लाइक 2G स्कैम, कोल ब्लॉक केस था, बोफोर्स पे ऑफ केस था, भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस था एंड आरुषि हत्याकांड केस था। इन केसेस में
बहुत जगह पर देखा गया कि सीबीआई हमें लैक करती हुई नजर आई, सीबीआई पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर पाई। इनफैक्ट कुछ जगहें ऐसी थी जहां पे सीबीआई कुछ पॉलिटिशियंस को बीच में घसीट कर ले आई, बट उसके बाद भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाया। जैसे जो पॉलिटिशियंस थे, जैसे जयललिता, लालू प्रसाद यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, इनको बीच में घसीटा तो गया, बट सीबीआई अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाई। सीबीआई को काफ़ी टाइम भी दिया गया, बट ये समझा गया कि क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से सीबीआई की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी लैक कर रही थी। जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, ऑटोनॉमी की थोड़ी सी कमी थी और लीडरशिप थोड़ी पुअर थी, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया गया कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, जिसमें वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे, बट उनका काम सिर्फ यही रहेगा कि उन्हें ट्रुथ को ढूंढना है, उन्हें इंटेरोगेट करना है कि सच कहाँ छिप के बैठा है। अब नेक्स्ट जो हमारी मेजर एजेंसी है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। विजिलेंस वर्ड का मतलब होता है वॉचफुलनेस, हमें अलर्ट रहना है, हमें ध्यान देना है, हमें ध्यान से विजिलेंट रखनी है अपनी, और हमें ये देखना है कि कहीं पर करप्शन तो नहीं हो रहा। इफेक्टिव सिस्टम दिया गया इस एजेंसी को ताकि ऐसी चीज़ों को ये कर्ब कर सकें, और यहाँ पर भी उन पब्लिक सर्वेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस एजेंसी को काम दिया गया जो इस मिसकंडक्ट के लिए, ऐसी प्यूनिटिव एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये जो विजिलेंस डिवीजन है, इस विजिलेंस डिवीजन को काम दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर सेटअप की गई, और उसके बाद इन्हें भी एंटी करप्शन मेजर्स के लिए बोला गया कि आपको ये ध्यान देना है, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस है वो प्रॉपर होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के तहत आप काम करेंगे, और एंटी करप्शन लॉज आपको इंट्रोड्यूस करने हैं, आपको काम करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। यहाँ पे जितने भी डिसीजंस होंगे वो आपको गवर्नमेंट देगी, बस आपको विजिलेंट रहना है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये इंडिया की गवर्नमेंट ने सेटअप करी एक रेजोल्यूशन के बाद, जो रेजोल्यूशन था 11 फरवरी 1964 का। उसके बाद ये सेटअप की गई, और उस टाइम पे एक कमेटी आई थी जिस कमेटी ने ये बात बोली थी, और वो कमेटी, फ्लैशबैक में जाओ, अभी बताया था मैंने, सनातनम कमेटी। सनातनम कमेटी की वजह से जन्म हुआ था सीवीसी का। यहाँ पे नए रिफॉर्म्स लाए गए थे, जिस रिफॉर्म्स के तहत सीवीसी को जारी किया गया था। ये बोला गया था कि सीवीसी का बिल लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिल दोनों हाउसेज ने 2003 में पास कर दिया था, और प्रेसिडेंट ने भी इसे एसेट दे दिया था 11 सितंबर 2003 को। और उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट आ गया था 2003 के लिए, और वो एक्ट जो था वो आज तक इफेक्ट में है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए सीवीसी का यहाँ पे होना, क्योंकि ये एंटी करप्शन एजेंसी है, ये देखती है, विजिलेंस रखती है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो वर्क को विजिलेंटली करें। सीबीआई के ऑर्डर्स के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिलाई करा, इन्होंने उन केसेस के ऊपर रिलाई करा जो वहाँ की डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ ने इन्वेस्टिगेट किए थे। इनका काम क्या था कि इन्हें ये देखना था कि जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज के जो लोग हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ऑफिसर्स हैं, जो यूनियन गेजेट के अंडर ऑफिसर्स हैं, जिनके हक में थोड़ी सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो किस स्केल पे, किस लेवल पे होने के बावजूद क्या क्या काम करते हैं, और उन कामों को सामने लाना सीवीसी का काम था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को इन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो करा। इन्होंने डायरेक्शंस दी दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को, जो सीबीआई के अंडर काम करती हैं, उनको बोला गया आपको कैसे कैसे काम करना है। इन्होंने केसेस में इंक्वायरी करी, सीबीआई की मदद करी, प्रोग्रेस में इन्होंने देखा बार बार कि क्या इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस हो रही है, और सारी इन्वेस्टिगेशंस जो इन्होंने करवाई वो सारी इन्वेस्टिगेशंस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को ध्यान रखते हुए करवाई। इन्होंने ये बार बार ध्यान दिया कि अगर किसी कंपीटेंट अथॉरिटी की कोई एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन पेंडिंग तो नहीं है। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस की, और ये सारे मेजर फंक्शंस हैं जो फंक्शंस सीवीसी ने परफॉर्म करे। और एक कमेटी, जिस कमेटी ने इनके लिए एडवाइस दी थी कि सीवीसी को बनाया जाए, उस कमेटी के द्वारा दी गई हर रिकमेंडेशन को सीवीसी ने प्रॉपरली फुलफिल करा। और उसके बाद डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के अंडर आकर सीवीसी ने एक विजिलेंट कमीशन रखी, और विजिलेंट कमीशन के साथ साथ ये बताया गया कि सीवीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके आने के बाद सीवीसी एक्ट में भी थोड़े से चेंजेस किए गए। ये जो कमीशन थी इसके एडिशन फंक्शंस भी इंप्रूव किए गए, और जनरल वर्किंग जो थी सीवीसी की उसको भी रेगुलेट किया गया। जितने भी डिपार्टमेंट्स थे यूनियन गवर्नमेंट के, उनके पास चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स गए, और उन ऑफिसर्स की जो विजिलेंस थी, जो एडवाइजिंग सेक्रेटरीज थे, उन्होंने स्पेशल विजिलेंट में ये सारी चीज़ें देखी, और उसके बाद देश की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, करप्शन फ्री एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, एंड स्पेशली वेयर इन पब्लिक ऑफिसेज में ये मेंटेन करने के लिए सीवीसी ने अपने फंक्शंस बहुत अच्छे से करे। इन फंक्शंस को पूरा करने के लिए सीवीसी के पास थे चीफ टेक्निकल विंग था, कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज थे, एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स थे, और बाकी सारे इनिशिएटिव्स जो इन्होंने लिए उसमें अपनी इन्होंने कमीशन में
इन्होंने रखा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जिसमें इन्होंने मंथली लेवल पर कुछ ऐसे लोग बुलाए जो वेबकास्ट लाइव कर सकें, जो इन्हें हेल्प कर सके दूर दूर तक की चीज़ों को देखने में। इन्होंने विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी रखा, जिसके बेसिस पे ये देख सके कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। और प्रोजेक्ट विग आई भी इन्होंने निकाला, जिसके बेसिस पे ये देख सकते थे कि हमने अपनी विजिलेंस आई हर जगह दौड़ा रखी है, हम कहीं से भी फ्रेंडली नहीं हैं। और इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि जो सिटीजन एक मल्टीपल चैनल पे आने के बावजूद भी ऐसी चीज़ें करता है, ऐसे एक्ट करता है जो करप्शन बढ़ाते हैं, जो करप्शन एक्ट होते हैं, उनको हम पकड़ते हैं। और वही काम सीवीसी ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की मदद से करा, क्योंकि सिविल कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट्स की ज़रूरत होती है, हाई कोर्ट्स की ज़रूरत होती है ऐसे काम में। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी इन केसेस रिलेटेड टू 2G स्पेक्ट्रम, एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स, इन सब केसेस में। एंड इनफैक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्कैम था उसमें भी सीवीसी का बहुत बड़ा रोल था, वहाँ पे उस केस को सॉल्व करवाने में भी सीवीसी का बहुत बड़ा हाथ था। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी इज सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CID। सबने देखा है टीवी में, है ना, बहुत देखते थे। तो क्राइम ब्रांच जो है वो CID के जैसा ही है थोड़ा बहुत, इसीलिए CID को इन्वेस्टिगेशन ब्रांच बोला जाता है। यहाँ पे स्टेट पुलिस होती है, स्टेट पुलिस फोर्स जो होती है उसका स्पेशलाइज्ड विंग यहाँ पे काम करता है। CID जो है वो अलग अलग जगहों पर हमें मिलती है, और एसेंशियली यहाँ के जो लोग होते हैं वो प्लेन क्लोथ्स में काम करते हैं। ये इनकी खास बात है कि ये कंट्री के जितने भी पार्ट्स में आपको मिलेंगे ये प्लेन क्लोथ्स में मिलेंगे। इनको हेल्प करने के लिए काफ़ी सारे लोग होते हैं, बट इनको जो रैंक दी जाती है वो दी जाती है डिटेक्टिव्स, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये बेसिकली इनको हेड करने वाले होते हैं, क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, और उनके साथ मिलकर के ये काम करते हैं डिटेक्टिव्स बनकर। तो CID का जो बेसिक काम होता है, जैसे कम्युनल राइट केसेस होते हैं, या करेंसी केसेस होते हैं, या मर्डर केसेस होते हैं, लोकल पुलिस के साथ हेल्प करने के लिए CID वहाँ पे काम करती है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड ये जितने भी केसेस होते हैं उन केसेस को सॉल्व करवाती है। जब ये रेगुलर लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम कर रहे होते हैं देन दे जनरली वेयर देयर यूनिफॉर्म, बट जब किसी केस में ये इन्वेस्टिगेशन के लिए काम करते हैं, जब जिस केस में इन्हें डिटेल कर दिया जाता है दैट यू हैव टू कीप अ टैब ओवर दिस केस, जैसे वो केसेस अगर प्रोस्टिट्यूट से रिलेटेड हो, पेटी थीव्स से रिलेटेड हो, या कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स हों, उनकी जाँच पड़ताल करने के लिए दे डू नॉट वेयर देयर स्पेशल यूनिफॉर्म, वो नॉर्मल क्लोथ्स में वहाँ पे मिलते हैं। तो स्टेट पुलिस फोर्स की वहाँ पे ये मदद करते हैं। CID की क्रिएशन की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1902 में, और वो जो रिकमेंडेशंस आई थी पुलिस कमीशन द्वारा, उसके बाद CID की फॉर्मेशन की गई थी। और उस टाइम पे CID में स्पेशल ब्रांच बनाई गई थी, जिस स्पेशल ब्रांच में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारे ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व किया गया था। और उसके बाद एक एक्ट इंट्रोड्यूस उससे पहले ही हो गया था 1861 का, बस उस एक्ट के बाद एक पुलिस कमीशन एक्ट आया 1902 टू 1903 का, उसमें CID से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंशन किया गया, और धीरे धीरे काफ़ी सारी कमीशंस बिठाई गई, इस एक्ट को लागू किया गया। एंड उसके बाद CID की ब्रांचेस बनाई गई, CBCID, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड मिसिंग पर्सन सेल, एंटी नार्कोटिक्स सेल, फिंगरप्रिंट ब्यूरो एंड एंटी टेररिज्म विंग। तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली ये देखा गया कि किसी तरीके से कोई रॉन्ग ऑफेंस तो हो ही ना, मतलब कोई ट्रैफिकिंग ना हो। जो भी लोग ऐसी चीज़ों में इंडल्ज हैं उन लोगों के बारे में सारी रिपोर्ट्स, उन लोगों का सारा इन्होंने कच्चा चिट्ठा निकाल दिया CID वालों ने। इनको हेड करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते थे पुलिस के, या फिर IGP होते थे जो देखते रहते थे, और उनके भी हेड होते थे हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स इनको फंक्शन करने को कहते थे, और उन फंक्शंस में इन्हें क्या करना होता है, क्राइम्स और क्रिमिनल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देनी है, इन्हें सारी सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, इन्हें जनरल वॉच रखनी है, कंट्रोल रखना है क्राइम के ऊपर, इन्हें ट्रेंड्स को स्टडी करते रहना है, मैनेजमेंट करना है रिकॉर्ड का, मेंटेन करना है रिकॉर्ड को, फोटोग्राफी सेल को इनको हैंडल करना होता था, कोऑपरेट करना होता था स्टेट के बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, डिटेल्ड एनालिसिस निकालना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था, फोटोग्राफिक ब्यूरो का एंड क्रिमिनल इंटेलिजेंस ब्यूरो का, फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो का, इनका जितना भी डेटा होता था वो डेटा इन्हें निकालना होता था। और उसके बाद कोई भी क्योंकि केस होता था तो उसमें इन सब चीज़ों का मेन रोल होता है, तो वहाँ पे कंट्रोल करना, असिस्ट करना, एडवाइस करना, ये मेजर काम मिल गया था CID को। अब यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना, स्पेशल रिपोर्ट्स देना, कन्विक्ट्स के बारे में सारी केस हिस्ट्री निकालना, और उनके फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल इन सब पैचेस के अकॉर्डिंगली केस को सॉल्व करवाना CID का मेन काम बन गया था।
अब इसके बाद हमने देखा कि CID हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह गई, क्योंकि CID एक क्रिमिनल इंटेलिजेंस गैजेट बन गया और ये एक प्रिंसिपल मीडियम बन गया जिसके बेसिस पे हम ये इन्फॉर्मेशंस कुछ ऐसे प्रॉपर पुलिस ऑफिशियल्स को दे पाए, कुछ ऐसे डिटेक्टिव्स को दे पाए जिन डिटेक्टिव्स के थ्रू हमारी ये सारी चीज़ें फुलफिल हो पाई और हमारे केसेस सॉल्व हो पाए। अब इसके बाद हमारे पास रोल आया कुछ अदर एजेंसीज़ का, कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें सबसे पहले है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है आर्टिकल 149 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली बनाए गए, जिसमें इन्होंने ड्यूटीज़ और फंक्शंस परफॉर्म करे इंडिया के पार्लियामेंट के अकॉर्डिंगली, और जो भी प्रोविजंस वहाँ से निकाले गए वो ही प्रोविजंस इन्होंने यहाँ पे करे। जो भी प्रोविजंस एक्सरसाइज कर सकता है ऑडिटर जनरल, वो प्रोविजंस इनको अलाउड होते थे और इनको प्रेज किया गया। 2007 की एक रिपोर्ट थी, ग्लोबल इंटीग्रिटी रिपोर्ट, जिसमें इनको प्रेज किया गया। इनको बोला गया कि देखो करप्शन दो तरीके से आपको हैंडल करना है, एक प्रिवेंटिव तरीके से और एक डिटेक्टिव तरीके से। इन दोनों तरीके से इन्हें काम दिया गया। इनको बोला आपको सुप्रीम ऑडिट्स करनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेंगे, आप विदाउट फियर जगह जाएंगे एंड विदाउट फियर एंड विदाउट फेवर आप जगह जगह जाएंगे और आप ये पता करेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या एक्सरसाइजेस चल रही हैं। आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट को, आपको माल एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन की सिचुएशन को एनालाइज करना है और वो सारी चीज़ें आकर हमें बतानी है। हाईएस्ट फंक्शनरीज जो हैं उनके खिलाफ आपको ऑडिट करनी है और उनके बेसिस पे आपको आकर के गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी है। ये सारे कॉम्प्ट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल को ये रोल्स दिए गए। एंड इसके बाद हमारी जो मेन एक और ऑर्गेनाइजेशन सामने आई वो थी लोकपाल एंड लोकायुक्ता। उसमें देखा गया ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन का जो टर्म हमारे सामने आया ये स्वीडिश टर्म है। तो यहाँ पे देखा गया कि डेमोक्रेसी को अगर हमें सक्सेस में लाना है तो सक्सेस में लाने के लिए हमें कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे टर्म्स को इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ये ओम्बड जो है एक स्वीडिश टर्म है जिसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन हु एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव और अ स्पोक्स पर्सन। तो वो जो पर्सन होगा वो वही होगा जो विदाउट एनी फियर एंड विदाउट एनी फेवर जो गवर्नमेंट के सामने आके एक इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट तरीके से किसी भी एक्शन की रिपोर्ट देगा। तो इनको बोला गया जब आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को अब्यूज़ होते हुए देखें, किसी ऑफिशियल पावर का मिसयूज़ देखें, माल एडमिनिस्ट्रेशन देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन देखें, नेपोटिज्म देखें या कोई ऐसा बिहेवियर देखें जो आपको लगे कि करप्शन को प्रमोट करता है, तो उसमें आपको हमें इन्फॉर्म करना है। ओम्बड्समैन अपॉइंट किया गया पार्लियामेंट द्वारा 4 सालों के लिए और यहाँ पे ओम्बड्समैन को बोला गया कि आपको रिमूव किया जा सकता है जब लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ पास होगा। इनफैक्ट इनको नाम दिया गया पार्लियामेंट्री ओम्बड्समैन का। इनको फंक्शन बोला गया कि आप इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेंगे, आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, आप खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, आपके पास पावर है, आप लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर सुपरवाइज करेंगे। सिविल, जुडिशियल एंड मिलिट्री सभी ऑफिशियल्स आपको जब चाहिए होंगे, जहाँ चाहिए होंगे वो आपकी मदद के लिए आएंगे। आपके पास जुरिस्डिक्शन है ओवर ऑल दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़। जहाँ पे करप्शन का केस आता है आप इन सबको देख सकते हैं। आपका मेजर जो फीचर रहेगा वो ये है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप इम्पार्शियल होंगे, आपके पास सुओ मोटो पावर है कि आप इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। दिस वाज वेरी मेजर पावर गिवन टू देम। अनइंटरप्टेड एक्सेस है आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन की सारी फाइल्स का। आपके पास रिपोर्ट करने की पावर है पार्लियामेंट को एंड वाइडली पब्लिसिटी भी कर सकते हैं आपको जो भी चीज़ ऐसी मिलती है तो उसकी। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे पास एक मेजर एजेंसी आई, वो एजेंसी थी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब ऑब्वियसली हमने हमेशा से ये सुना है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो एक बेसिक चीज़ है हमारे लिए, एक बेसिक वेपन है। वो वेपन हमसे कोई नहीं छीन सकता एंड बेसिकली इट इज़ अ टूल टू टैकल द करप्शन। तो इसीलिए हमें ऐसा चाहिए था कि हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाई जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इनैक्ट किया गया और उसके बेसिस पे लोगों को ये हक दिया गया कि आप जो हैं ऑथराइज्ड, ये एक्ट है, इसके अंडर आपके पास ये हक है कि आप रिसीव कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन सप्लाई की जाएगी। इस एक्ट की वर्किंग सिर्फ इसलिए थी ताकि इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली जो एप्लीकेंट्स हैं उनके पास नॉलेज जा सके, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की किसी भी एक्टिविटी को छुपाया ना जा सके। इनका बेसिक काम सिर्फ इतना ही था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी, कोई भी पार्लियामेंट की बॉडी कोई भी काम करती है तो उस चीज़ों से लोग छिपे नहीं रहने चाहिए। इसमें प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें RTI फाइल की जाती है और हर एक अथॉरिटी जो है वो RTI फाइल करती है। हर एक पब्लिक अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो अपील फॉरवर्ड करते हैं कि मैं एप्लीकेंट हूँ, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। और उसके बाद इस एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रॉपर टाइम लिमिट भी है जिसमें इनकी रिक्वेस्ट को रिप्लाई किया जाएगा, इन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। चाहे पोस्टल ऑर्डर से ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या जो भी तरीका
पोजीशन को सूटेबल लगता है उस तरीके से एप्लीकेंट आएगा और एप्लीकेंट को ये डिस्क्लोज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी दिए गए CIC की पावर्स को लेकर के, जिसमें ये बोला गया कि RTI जो आप फाइल करते हैं, RTI को यू कैन नॉट टर्न इनटू अ टूल फॉर वेंडेटा। मतलब ये बोला गया, देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का केस था एक उमा कांति एंड श्री रमेश चंद्रा वर्सेस नवोदय विद्यालय। इस केस में ये बोला गया था कि आप RTI का मिसयूज नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आप किसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को निकलवाने के लिए RTI फाइल नहीं कर सकते हैं। जो किसी थर्ड पार्टी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आप आके ये नहीं कह सकते देखो मुझे वो बताओ, दिस कैन नॉट बी डन। इसी के साथ साथ RTI को एक मेजर टूल बोला गया कि ये करप्शन को टैकल करने के लिए एक मेजर टूल है, और तब से RTI एक्ट जो है 2005 का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस को सॉल्व करने में मदद करता जा रहा है। धीरे धीरे RTI एप्लीकेशंस बढ़ती जा रही हैं। अराउंड 2014 के सेंसस के हिसाब से 1.75 करोड़ RTI एप्लीकेशंस जो हैं वो फाइल की गई थी, जिसमें अब लोगों को भी ये बात है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी जिसके थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है विसल ब्लोअर्स को, क्योंकि विसल ब्लोअर्स जो हैं जब वो कंट्री के किसी भी ऐसी एक्टिविटी को हाईलाइट करते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी ब्रूटल अटैक्स होते हुए देखे गए हैं। उनके लाइफ को काफ़ी बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ ब्लो कर रहे हैं जिसके तहत एक इंसान के हाथ में जो पावर आई है वो पावर उससे छिन सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे एक मेजर करप्शन को रोकने के लिए जो विसल ब्लोअर्स हैं उनको प्रोटेक्शन दी गई कि हर एक स्टेट जो है आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपके साथ पूरा का पूरा लीगल सिस्टम है, अप्रोप्रिएट मेजर्स दिए जाएंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और कोई भी पर्सन जो है रीजनेबल ग्राउंड्स जब हैं तब रीजनेबल ग्राउंड्स के बेसिस पे आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये बात बोली गई। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे एक्ट्स भी निकाले गए, बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशंस आई जिनमें पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रेजोल्यूशन 2004 का एक्ट आया था, जिसके बेसिस पे ये बोला गया कि अगर आप आकर के कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कोई ऐसा पर्सन विक्टिमाइज हो रहा है, आपने कोई कंप्लेंट फाइल करी है, कोई चीज़ डिस्क्लोज करी है, तो उसके बेसिस पे हमारी एजेंसीज जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। पब्लिक अथॉरिटी के केस में आपको किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी, जिन डायरेक्शंस को फॉलो किया गया। एंड इनफैक्ट धीरे धीरे ये बात जो है आइडेंटिटी के ऊपर भी आई। अब आज के टाइम पे ये जो बात है कि अगर सिक्योरिटी कवर के केस में कोई जेन्युइन विसल ब्लोअर आकर के कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी को भी सेफ रखा जाता है। और इस चीज़ को गवर्न करते हैं हमारे सारे स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, होम अफेयर के मिनिस्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स हैं, वो देखते हैं। विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी निकाला गया था 2011 में, जिसमें यही बोला गया था कि ये प्रोविजंस हैं ये जिसमें जो भी लोग सामने आते हैं वो इस मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी गुड कि जनता जागरूक है, वो सामने आके बता रही है कि यहाँ पे बचाइए, सेफगार्ड कीजिए, यहाँ पे विक्टिमाइजेशन हो रही है किसी पर्सन की, और ऐसे मैटर्स और इंसिडेंट्स को सामने ला रहे हैं तो उन लोगों को प्रॉपर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन दी जाएगी। आई होप आप लोगों को सारी एजेंसीज के बारे में समझ आ गया होगा, करप्शन की डायमेंशंस के बारे में, करप्शन के जो उनके लिए बनाए गए एंटी करप्शन लॉज हैं और एजेंसीज की वर्किंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी डिमांड्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, सजेशंस के साथ कमेंट बॉक्स में आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।